आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। आज हम राजस्थान पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख आयोगों का अध्ययन करेंगे। मैं 4 पार्ट में कंप्लीट राजस्थान पॉलिटी कवर करवाने वाला हूं, तो आप सब लोग इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। आज इसका पहला पार्ट राजस्थान के प्रमुख आयोग हम कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट कंटेंट आएगा, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हमारी विधानसभा से रिलेटेड सारा कंटेंट आपके सामने होगा। तो इन 4 पार्ट में हम संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी को कवर करेंगे। सबसे पहले, पढ़ाई से पहले मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ कि हम हमेशा से एक चीज जानते हैं, सभी ग्रंथों में सभी जगह लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति का आधार समर्पण है। समर्पण क्या होता है सर? तन मन धन से एक चीज का हो जाना, अपना सब कुछ एक चीज पर न्योछावर कर देना ही समर्पण है। सर, समर्पण जब हम करते हैं तो हमारे सामने विद्या अध्ययन करते समय कई समस्याएं सामने आती है। कई बार हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ में संदेह रहता है कि क्या इसमें से प्रश्न आएंगे, और नहीं आए तो खुद को कमजोर हम खोया हुआ पाते हैं कि हम सीख भी पा रहे हैं या नहीं। इन सब के बावजूद इन सब बहुत अन्य समस्याएं भी हमारे सामने आएंगी। मैं आपको इसका एक साधारण सा समाधान बताता हूँ। कई बार प्रश्न जितने जटिल होते हैं उसका उत्तर उतना ही सरल होता है। इसका उत्तर है कार्य। आप लोग कंसिस्टेंसी से अपना कार्य करते जाइएगा, स्वतः ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कंटेंट पर संदेह होता है कई बार विद्यार्थी को कि क्या पता इसमें से प्रश्न आएगा। दुनिया मोटी मोटी किताबें पढ़ रही है, वो पागल है। लोग सालों से कोचिंग ले रहे हैं कि आप इतने से समय में हम कैसे कवर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज मैं दावा नहीं करूंगा कि 100% में जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो एकदम ऑथेंटिक है। उसमें मैंने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को इंक्लूड किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न ही हमारी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुछ अन्य भी संभावित प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी से पहले जिन टॉपिकों से कि अलग से प्रश्न आए हुए हैं उन से रिलेटेड टॉपिकों को भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो 20% कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो 90% अपने से ही आएगा। हो सकता है 10% कुछ प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता। 100% कहीं से नहीं आ सकता। समाधान यह है कि आप एक कंटेंट फॉलो कीजिए, उसी पर ब्लाइंडली विश्वास कीजिए। विश्वास करना पहली चीज होती है। आप जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, जहां भी आप अध्ययन कर रहे हो, जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, तो उस एक कंटेंट पे विश्वास कीजिए। और ये नहीं कि बाहर आपको कुछ नई और चीज मिली तो आप शुरू से उसको पूरा पढ़ने लग गए। नहीं, इस बार आपको आपके कंटेंट में जो टॉपिक नहीं है, जो चीज ऐड नहीं है, उनको अलग से ऐड कर लो। तो कुछ भी नया मिले तो उसे अपने कंटेंट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट ज्यादा लगेगी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट पे आपको भरोसा करना है। राजस्थान की पॉलिटी में इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। कुछ बनते हैं तो आप उनको इन्हीं नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। 10 मिनट ज़्यादा लगेगी, लेकिन अपन को दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हम जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसको यूज़ करना है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ ही साथ आप याद करते चलिएगा। जैसे मैं आज टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, राजस्थान के प्रमुख आयोग। इसे 10 मिनट ज़्यादा लगेगी याद करने में। लिखने पे आप इतना ध्यान मत दीजिए, पहले इसे याद कीजिए यहीं के यहीं। आज अब राजस्थान के प्रमुख आयोगों में पहली चीज, आयोग होता क्या है। सिस्टम में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती है। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें अपन को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। प्रशासन को अलग अलग कार्य होते हैं, तो उनके लिए प्रशासन की छोटी छोटी टीमें हर कार्य के लिए बनाई जाती है। इन्हीं को हम बोलते हैं आयोग। एग्जाम्पल के लिए लूँ तो जैसे हमारा खेल विभाग है, ठीक है, खेल विभाग में अलग अलग टीम चलती है। क्रिकेट की टीम अलग है, उसमें एक कैप्टन होता है, बाकी मेंबर होते हैं। ऐसे ही फुटबॉल टीम अलग है, खो खो की अलग है, कबड्डी की अलग है, बैडमिंटन की अलग है। ऐसे ही हमारे आयोगों में भी अलग अलग टीमें गठित की गई है कि ठीक है, इसमें फला टीम में इतने मेंबर होंगे, तो जितने जिसकी सुविधा है उस अनुसार उसे मेंबर भी बांट दिए गए हैं और उसी अनुसार उन्हें शक्तियां दी गई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख आयोगों में। मुख्यतः 6 आयोगों की हम बात कर रहे हैं। अन्य आयोग भी मैं इसी में करवाऊंगा। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और सूचना आयोग। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की।
एक चीज हम जानते हैं कि पहले पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक नहीं थी। जरूरी नहीं थी कि भाई ये आप लागू करिए ही। अब जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बना दिया गया, सभी जगह लागू कर दिया गया, तो एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता थी जो स्थानीय निकायों के चुनाव कराए। जैसे हमारी जो केंद्र का चुनाव आयुक्त होता है, तो वो क्या काम करता है, केंद्रीय आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, वो हमारे विधानसभा के चुनाव भी और संसद के चुनाव भी दोनों वही कराता है। लेकिन स्थानीय निकायों के स्वशासन के चुनाव करने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता हुई, उसी को हमने नाम दिया निर्वाचन आयोग। दूसरा कि भाई स्थानीय स्वशासन आपने बना तो लिया, लेकिन उसको फंड, उसमें पैसे का बंटवारा कैसे होगा। जैसे हमारा केंद्र का वित्त आयोग क्या काम करता है, केंद्र और राज्य के बीच में फंड का बंटवारा कराता है। तो ऐसे ही राज्य के पास जो पैसा आया तो राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच जो पैसे का बंटवारे का काम कौन करेगा, वित्त आयोग। तो पहली बात आप दोनों को, आपको दोनों आयोग की फील आयोग ये होते क्या है। तीसरा आयोग आरपीएससी, जिसके बारे में सभी विद्यार्थियों को अक्सर पता होता है कि यह हमारे यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए जानी जाती है, ठीक है, और पदोन्नति करने का काम भी इसी का है। अब हम बात करते हैं कि ये सभी संवैधानिक है। वर्तमान में हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में इन तीनों का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग शुरू में संविधान में नहीं थे, बाद में जब हमने पंचायती राज को अनिवार्य कर दिया तब इन्हें संविधान में डाला गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ 243 के और जेड है। वित्त आयोग का आर्टिकल है 243 आई और बाई। आरपीएससी का आर्टिकल है 315। कैसे याद रहेगा, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग मतलब जब वोटिंग होती है तो हम जाते हैं ना वोटिंग बूथ पर, तो अपन पूछते हैं कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है, तो के और जेड है, तो 243 के और जेड हो गए निर्वाचन आयोग के। वित्त की अपन बात करते तो पैसे का काम क्या होता है कि पैसा आई मतलब आता है हमारे पास, तुरंत बाई मतलब बाय चला जाता है। तो 243 आई और बाई वित्त आयोग के आर्टिकल्स है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग के निर्वाचन आयोग का आर्टिकल बताइए। तो ऊपर वाला याद रखिएगा, ऊपर वाला है आपका पंचायती राज से और नीचे वाला है नगरीय निकाय से। इसमें भी पंचायती राज और ये नगरीय निकाय वाला, ठीक है। और 315 आर्टिकल आरपीएससी का है, तीनों याद रहेंगे। अब बात करते हैं इनके मेंबर की। निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होता है, कितना, एक, क्योंकि चुनाव एक ही आदमी जीतता है तो इसमें एक सदस्य, ऐसे याद रखना। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। अब मैं 5 सदस्य बोलूंगा, इसका मतलब है उनमें से एक तो अध्यक्ष होगा, 4 मेंबर होंगे। जैसे क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं तो एक कैप्टन, 10 मेंबर, तो वही वाली बात है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। आरपीएससी में 8 मेंबर होंगे टोटल, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। अब कैसे याद रखना है, वित्त, तो हम बोलते हैं किसी से भी कि यार तूने 5 पैसे की औकात दिखा दी, तूने 5 पैसे की बात कर दी, तो वित्त का मतलब 5, तो वित्त आयोग में 5 सदस्य। निर्वाचित कौन व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति तो वोट जीतता है लास्ट में, तो निर्वाचन एक हो गया। अब आरपीएससी में कितने मेंबर होते हैं, आरपीएससी के जो लोग होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं हमारा बड़े ठाठ से। तो आरपीएससी में कितने मेंबर होंगे, 8, ठीक है। तो ठाठ से हमारा इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए आरपीएससी में मेंबर होते हैं 8, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। अगर मैं बात करूं स्थापना दिवस की, तो जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में। अब निर्वाचन आयोग आ गया, साथ में ही होगी 1995 में वित्त आयोग की, तो 94-95 निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ऐसे भी याद कर सकते हो। एन पहले आएगा, टीयूवी वाला विवाद में आएगा, तो 94-95 निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ठीक है। आरपीएससी का गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को, याद रखना, संविधान लागू होने से पहले ही इसका गठन हो गया था। मैक्सिमम एज, या तो आप 5 साल तक काम कर लिया हो, आपने टेन्योर पूरा हो गया हो, या आपकी 65 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी हो। तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए मैक्सिमम एज है 5-65, वित्त आयोग के लिए भी 5-65, ज्यादातर में 5-65 होती है। याद रखना, स्पेशली आरपीएससी का पूछा जाता है एग्जाम में 6-62, काफी बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की एडवाइस पे। सीएम साहब एडवाइस करेंगे कि साहब इसको बनाया जाए, तो राज्यपाल साहब उसी को नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी होगी, सीएम साहब की, तो राज्यपाल द्वारा। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय हैं उनका चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग।
राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को पैसा दिलाता है। किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय निकायों के बीच में पैसे का बंटवारा राज्य वित्त आयोग करता है। आरपीएससी परीक्षाएं आयोजित कराती है और हमारी पदोन्नति का काम देखती है। तो ये भी चीज आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, कई बार प्रश्न आजकल इनके नामों से आते हैं। ऊपर की पॉलिसीज को छोड़ के ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न हम देखते हैं कि इनके नामों को देखने में मिलते हैं और विद्यार्थी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो अब आगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ऐसा मेरा मत है। पहला, अमर सिंह राठौड़। तो निर्वाचन आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौड़। सेकंड थे नेकराम भसीन। थर्ड थे इंद्रजीत खन्ना। चौथे थे एके पांडे। पांचवे थे श्रीराम तू भाया। छठे प्रेम सिंह मेहरा। तो पहले ऊपर और नीचे का तो आप रटी लो कि फर्स्ट कौन है? अमर सिंह राठौड़। ज्यादातर एग्जाम में आता है फर्स्ट और वर्तमान, पर आजकल ट्रेंड बदल चुका है। एग्जाम्स में बीच के नाम भी आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा था। तो आप इनके नाम याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। अमर और नेक इंद्र। इंद्र एक देवता है इसलिए वो अमर भी है, और नेक तो रहेगा ही क्योंकि वो देवता है। तो अमर और नेक इंद्र किससे? पांडवों से प्रेम करता है, और श्री राम से, क्योंकि पांडवों ने कौरवों को मारा और श्री राम ने किसको मारा? रावण को। तो पांडव और श्री राम से प्रेम करता है। अमर और नेक इंद्र पांडवों एंड श्री राम से प्रेम करता है। तो अमर से अमर सिंह राठौड़, नेक से नेकराम भसीन, इंद्र से इंद्रजीत खन्ना, एक पांडवों से एके पांडे, श्री राम तू भाया, प्रेम से प्रेम सिंह मेहरा। तो अमर नेक इंद्र पांडवों से प्रेम करता है, ये आपको याद हो गए अच्छे से। ठीक है, वित्त आयोग के मेंबर्स की अगर अध्यक्ष की अपन बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल साहब। ठीक है, और वर्तमान अगर कोई पूछे तो प्रद्युमन सिंह साहब है। ठीक है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष। अभी की पिछली 3-4 एग्जामों में हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न देखने को मिला था किसी न किसी पारी में। अब इनके सभी को अपन छेक को अगर लर्न करना चाहे तो उसके लिए ट्रिक है। कृष्ण के पास, कृष्ण है ना, तो कृष्ण के पास हीरा है और मणि है। कृष्ण के पास क्या है? हीरा और मणि, पर वो बैड बॉय है। कृष्ण के पास हीरा और मणि तो है, पर वो है अच्छा बच्चा नहीं है, वो बैड बॉय है। इसलिए जो ज्योति है ना, तो ज्योति ने कृष्ण को तो नकार दिया, और किसकी हो गई ज्योति? प्रद्युम्न की। किसकी हो गई? प्रद्युम्न की। तो कृष्ण के पास हीरा और मणि है, पर वो बैड बॉय है, इसलिए ज्योति प्रद्युम्न की हो गई। ठीक है, तो कृष्ण से कृष्ण कुमार, हीरा से हीरालाल देवपुरा, मणि से मणिचंद सुराणा, बैड बॉय से बीडी कल्ला, ज्योति से ज्योति किरण, प्रद्युमन से प्रद्युमन सिंह। ठीक है, उसके बाद अगर बोलूं आरपीएससी मेंबर की, तो आरपीएससी में याद रखना है फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष। इन्हीं ने घोषणा कर दी, संविधान से पहले ही आके घोषणा कर दी एक तरीके से कि आरपीएससी होगी, तो फर्स्ट अध्यक्ष एसके घोष, ऐसे याद रहेगा। मैक्सिमम टाइम डीएस तिवारी, मतलब 3 बारी आ गया है, 3 बारी आ गया, मतलब सबसे ज्यादा टाइम कौन आया? डीएस तिवारी। मिनिमम टाइम कौन आया? जो बहुत कम याद आता हो, पीएस यादव। तो कम याद आता है तो मिनिमम टाइम। 3 बारी आ गया, मतलब मैक्सिमम टाइम, तो पीएस यादव। ठीक है, पूर्व अभी जस्ट अपने कौन थे? भूपेंद्र यादव साहब, लेकिन फिलहाल अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अब नए आपके आएंगे जो मतलब परमानेंट मेंबर, जो इसके अध्यक्ष होंगे आरपीएससी के, उनका अभी तक नाम नहीं आया। जब तक जो सीनियर मोस्ट होता है, जैसे शिव सिंह राठौड़ जी हैं, उनको अभी आरपीएससी का अध्यक्ष तब तक बना दिया गया है। ठीक है, पर ये टेम्परेरी है, नॉट परमानेंट। आरपीएससी मेंबर राज्यपाल है रघुकुल तिलक साहब। कौन है? रघुकुल तिलक साहब। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ, वित्त आयोग की एक चीज और हम देखते हैं। 5वें वित्त आयोग, जैसे मैंने बताया था कि वित्त आयोग केंद्र और राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में धन का बंटवारा करेगा। तो पंचायती राज को इसने 75% पैसा दिया था, और नगरीय निकायों को दिया था 24.9% पैसा। अब जो 75% पंचायती राज आया था, उसमें भी तीनों भागों में कितना बटा? जिला परिषद में 5% गया, पंचायत समिति में 20% खर्च होगा, और ग्राम पंचायत में होगा खर्च 75%। आई होप इस पूरे पार्ट में तीनों आयोगों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इससे बाहर इनका प्रश्न बनता भी नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथे आयोग की। चौथा आयोग है हमारा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, अब ये देखो, वो संवैधानिक थे क्योंकि वो उनमें आर्टिकल था। अब ये सब एक्ट के तहत आए हैं। एक्ट क्या होता है कि भाई सी के संसद में कोई बिल पेश हुआ आपके यहाँ पे विधानसभा में, उस बिल को आपने पेश कर दिया, बिल पास हो गया, उस बिल के आधार पर उसकी जो धाराएं होती है उसके आधार पर कुछ कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं होते, ये विधिक होते हैं। ऐसे अधिकारों को क्या बोला जाता है हमारे द्वारा? विधिक। क्या बोला जाता है? तो विधिक। ये भी विधिक है, जो एक्ट से आते हैं वो विधिक होते हैं। ये भी विधिक है, ये भी विधिक है,
और जो संविधान में उल्लेखित है कुछ ना कुछ आर्टिकल वो होते हैं सांविधिक। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया, उसके तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत हुई, लेकिन स्थापना गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, 1999 को। ठीक है, कि भाई सदी बदलने वाली है, कहीं मानव के अधिकारों का अलग नहीं हो जाए 2004 में, इसलिए 99 में मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया। इसने काम शुरू कब किया? 20 मार्च 2000 को, 20 मार्च 2000 को इसने अपना काम शुरू किया। कौन सी धारा? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ऐसे ही लोकायुक्त का गठन कैसे? लोकायुक्त अधिनियम आया था 1973 में। ठीक है, तो लोकायुक्त कब आया? 73 में। ठीक है, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993 में। तो पहले लोकायुक्त फिर मानवा, तो 73 और 20, इसमें 20 साल बाद 93 में। ठीक है, या इसका गठन कब हुआ था पद का? 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त के पद का। ये कोई आयोग नहीं है, इसमें एक ही आदमी है, तो एक तरीके से वो लोकायुक्त होता है। ठीक है, 3 फरवरी 1973 को। ठीक है, ऐसे ही सूचना आयोग है हमारा। सूचना आयोग कौन से एक्ट के तहत आया? आरटीआई अधिनियम। ठीक है, सूचना का जो अधिकार था हमारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत 18 अप्रैल 2006 को। कब आया था? 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2006, 18 अप्रैल 2006 को। तो इसमें भी हमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा अच्छे से हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। कितने? 3। ठीक है, तो मानव को अधिकार दिलाते हैं कौन? जैसे त्रिदेव होता है, वही तो तीनों अधिकारों के, जैसे जन्म देने का अधिकार ब्रह्मा जी का है, पालने का विष्णु जी का, संहार का शिव जी का। ऐसे ही तो मानव के अधिकार के कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो मानवाधिकार आयोग के 3 सदस्य। ठीक है, लोकायुक्त, तो लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय तो एक ही चीज होती है इंसान की कि लोकप्रिय सिंगर मेरा ये है, ये तो लोकायुक्त, तो लोकप्रिय एक है, इसलिए लोकायुक्त 1 सदस्य है। क्लियर? सूचना आयोग, तो सूचना आयोग है 11 सदस्य। अपर सूचना देते हैं तो यही तो बोलते हैं कि भाई 11 रुपया और नारियल चढ़ा दीजो, भगवान को अच्छे काम की सूचना देनी है। तो 11 सदस्य, तो 11 सदस्यों में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य। ऐसे इस 3 सदस्यों में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष समेत 3 सदस्य। क्लियर? तो तीनों में 3, 1 और 11, ये भी याद हो गए अच्छे से। इनकी डेट इसकी 73 रखना, इसकी 93, 73 से 93, 73 से 93, इसकी 99 है। ये 2005 से आपको सूचना आयोग का याद रहेगा ही। इसकी मैक्सिमम एज की याद रखना, ये एग्जाम में बहुत फंसता है, विद्यार्थी भूलता भी है। मानवाधिकार आयोग की जो मैक्सिमम एज होती है आदमी की, वो 70 वर्ष होती है, और सभी में आपको 65 मिलेगी। ठीक है, आरपीएससी में 662 मिलेगी बस, और सभी में 65 मिलेगी, लेकिन इसमें 70 है। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो 5, 70। लोकायुक्त की मैक्सिमम एज है 5, 65। सूचना आयोग की मैक्सिमम एज है 5, 65। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं नियुक्ति की, तो इसकी मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है एक समिति की अनुशंसा पर। समिति में कौन होता है? कि भाई इसी कमेटी बैठेगी एक सीएम साहब की अध्यक्षता में, उस कमेटी का जो निर्णय होगा वो राज्यपाल साहब को बताएंगे, राज्यपाल उस हिसाब से नियुक्त करेंगे। तो सीएम साहब, सीएम के साथ विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है और अपना गृह मंत्री होता है जो राज्य का। ठीक है, उसके अलावा विपक्ष के नेता, उसके अलावा विधानसभा परिषद के अगर है आपके यहाँ पे तो उसका अध्यक्ष और इसके विपक्ष नेता। ठीक है, तो ये सभी किसका? मानवाधिकार आयोग के लिए गठन के लिए नाम सुझाएंगे किसको? राज्यपाल को। कौन कौन? सीएम साहब, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, और विधानसभा परिषद और उसके विपक्ष के नेता। ठीक है, अगर बात करो लोकायुक्त में, तो उसमें वही समिति बैठेगी, राज्यपाल को नाम सुझाएगी। समिति में कौन? सीएम साहब। अब ये विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री की जगह कौन आएगा इस बार? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लोकायुक्त में, और साथ में विपक्ष का नेता। ठीक है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। ऐसे ही सूचना आयोग, सूचना आयोग का गठन भी वही राज्यपाल साहब करेंगे एक समिति की अनुशंसा पे। इसमें कौन होगा? सीएम साहब। साथ में अब चीफ जस्टिस की जगह इसमें क्या आएगा? कैबिनेट। कौन? कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ में विपक्ष के नेता। क्लियर? तो ये तीनों का समझ में आ गया। इसमें सीएम साहब, साथ में विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष नेता रहेगा। इसमें सीएम साहब, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री की जगह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसमें कैबिनेट। तो ये तीनों क्लियर अच्छे से।
ठीक है। अब साथ में इसका कार्य क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन जहां भी हो, मानव के अधिकारों का जहां भी उल्लंघन होगा तो उसकी जांच करता है। क्या करता है, मानवाधिकार आयोग उसकी जांच करता है। इसका एक खुद का दल होता है, एक टीम होती है इसके पास, वो जांच करती है। ठीक है, जहां भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो। गठन हाईकोर्ट, कई बार एग्जाम में इसकी पात्रता का पूछा गया प्रश्न। हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना हमारा, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, वो ही मानवाधिकार आयोग का क्या बनता है, अध्यक्ष। क्या बनता है, अध्यक्ष। 3 सदस्य होते हैं इसमें। क्लियर। लोकायुक्त का कार्य क्या है, मंत्रियों, सरकारी विभाग के अधिकारियों एवं गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी हो, उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच करता है। तो जांच करने का काम कौन का है, लोकायुक्त का। याद रखना, लोकायुक्त ओनली जांच करेगा, एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके भी पद एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के बराबर होता है, पात्रता की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सूचना के अधिकार का, और इसके अलावा सूचना आयोग के अध्यक्ष का काम क्या है, सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयुक्त के समान पद और वेतन मिलता है इसको उस हिसाब से। अब याद रखना कि मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, कांता भटनागर। ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है सभी में। अभी राजस्थान पॉलिटिक के ज्यादातर प्रश्न आपको ऊपर कॉन्सेप्ट से कम नामों से ज्यादा देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, इसलिए आपको नाम याद रहना बहुत जरूरी है। तो कांता भटनागर जी, तो ये भटक गई थी, इसलिए मानव कोई आया इनको इनका अधिकार याद दिलाने, तो कांता भटनागर फर्स्ट मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गोपाल। मानव के लिए सबसे प्रिय कौन है मेरे, गोपाल, तो गोपाल कृष्ण व्यास। लोकायुक्त प्रथम कौन थे, आईडी दुआ साहब। कौन थे, आईडी दुआ। लोकायुक्त जो लोगों के लिए काम करता है उसे दुआ मिलती है, तो लोकायुक्त थे पहले आईडी दुआ साहब। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एकमात्र उप लोकायुक्त कौन है राजस्थान में, केपी मेनन साहब। कौन है, केपी मेनन साहब एकमात्र उप लोकायुक्त थे। शुरू में लोकायुक्त में 2 पद होते थे, एक तो लोकायुक्त एक उप लोकायुक्त, तो उस समय एकमात्र उप लोकायुक्त बने थे केपी मेनन। फिर 1 सदस्य पद कर दिया गया था, उप लोकायुक्त का पद हट ही गया था तब। ठीक है, और वर्तमान कौन है लोकायुक्त, प्रताप कृष्ण लोहरा। अभी की एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दोनों है, प्रताप कृष्ण लोहरा और इधर गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के गोपाल कृष्ण व्यास, इसके प्रताप कृष्ण लोहरा। ये दोनों प्रश्न आपने भी देखे होंगे, सभी एग्जाम में हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल की। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं सूचना आयोग, तो सूचना आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, एमडी करोली साहब। कौन है, एमडी करोली। सेकंड थे टी श्रीनिवासन, थर्ड थे सुरेश चौधरी साहब, फोर्थ थे डीवी गुप्ता। क्योंकि 2006 में बनाया तो अभी तक 4 सदस्य रहे इसमें। अब इन चारों को याद करने की क्या ट्रिक है, करोली में निवास करते हैं कौन, सुरेश और गुप्ता जी। तो एमडी करोली, निवास से श्रीनिवास, थर्ड सुरेश से सुरेश चौधरी और गुप्ता से डीवी गुप्ता से गुप्ता जी। तो करोली में निवास करते हैं सुरेश गुप्ता जी। ठीक है, तो डीवी गुप्ता। तो वर्तमान सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन है, डीवी गुप्ता साहब। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम हमारे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, लोकायुक्त से रिलेटेड एक हरिश्चंद्र माथुर आयोग आया था राजस्थान में, और उसके साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में गठित हुई थी। इनके द्वारा ही राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 1973 आया। किसके द्वारा आया, हरिश्चंद्र माथुर आयोग और राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। याद रखना, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में आई थी और भारत प्रशासन सुधार समिति आई थी 1966 में। ठीक है, सेंटर में जिसको अपन लोकपाल का पद बोलते हैं वही राज्य में लोकायुक्त होता है। ठीक है, 2014 में एक नरपतमल लोढ़ा समिति थी, इसने भी लोकायुक्त के पद को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कार्य किया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में कुछ अपन एक्स्ट्रा आयोगों की बात करते हैं। राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग एक विधिक है। ठीक है, ये भी एक्ट के तहत। तो राजस्थान महिला आयोग एक्ट आया था 1999 में, उसके तहत ही इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1900। एक्ट भी 1999 में आया और स्थापना भी 15 मई 1999 की धारा 13 के 3 के अनुसार। कौन सी धारा, 3 में इसका उल्लेख है। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, कांता सुथारिया। कौन थी, महिलाओं को सुधारा इसने, तो कांता सुधारिया। ठीक है, वर्तमान कौन है, सुमन शर्मा। वर्तमान कौन है महिला आयोग की, सुमन शर्मा। ठीक है, कार्यकाल इसका 3 साल होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता, याद रखना सभी की राज्यपाल करता था, लेकिन राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करेगी, राजस्थान सरकार। ऐसी एसटी एससी आयोग की नियुक्ति भी राजस्थान सरकार करेगी, याद रखना। ठीक है, अब आता है राजस्थान एसटी एससी आयोग। पहले क्या, ये ना संवैधानिक है ना विधिक है, ना तो कोई एक्ट पारित हुआ है विधानसभा में, ना ये संवैधानिक है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डायरेक्ट एक अध्यादेश
जारी करने का जो अधिकार होता है उसके द्वारा अध्यादेश के द्वारा गठित किया गया था। कब? 2001 में। 2011 में ST/SC एक्ट आयोग एक साथ था 2001 तक। 2011 में ST/SC की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई 2011 में। बाद में तो 30 नवंबर 2011 को दोनों के अलग अलग आयोग बट गए, SC आयोग, ये ST आयोग। ST आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है प्रकृति राबड़ी और इसके हैं वर्तमान अध्यक्ष SC आयोग के सुंदरलाल बहुगुणा। तो SC आयोग शेड्यूल कास्ट के कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। शेड्यूल ट्राइब की कौन है? तो ट्राइब मतलब जनजाति जो प्रकृति से रिलेटेड होती है जनजाति, तो प्रकृति राबड़ी। क्लियर? सुंदरलाल बहुगुणा ये हो ही गया। नियुक्ति कौन करती है? इसकी राजस्थान सरकार। इसका कार्यकाल भी महिला आयोग की तरह 3 साल का होगा। ठीक है, याद रखना ये अध्यादेश के द्वारा आया था, पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना संवैधानिक है ना वैदिक है। क्लियर? ऐसे राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग आया OBC वर्ग का, राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग, तो कार्यकाल 3 साल का था। इसके भी अध्यक्ष का नाम पूछ लिया गया। वैसे ये तीनों लास्ट के ज्यादातर पूछे नहीं जाते, पर हमें छोड़ना नहीं है, तो इनका कम से कम बेसिक्स तो हम ध्यान रखें। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जितेंद्र राय गोपाल साहब। बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया था, 23 फरवरी 2010 को इसका गठन हुआ। इसकी वर्तमान अध्यक्ष है संगीता दी। जो बालकों को संगीत प्रिय होता है तभी तो वो सोएंगे, तो संगीता बेनीवाल जी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। RSM SSB जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है हमारा, 3 अक्टूबर 2008 को गठन हुआ था। 2010 में हालांकि गहलोत जी ने खत्म कर दिया था, ठीक है, पर 2015 में फिर से ये शुरू किया गया और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हरिप्रसाद शर्मा साहब। ठीक है, ये हमारे सभी आयोग पूर्ण होते हैं। अब उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारा बच रहा है यहाँ पे, लोकायुक्त। तो लोकायुक्त के लिए एक प्रश्न ज्यादातर एग्जाम्स में आजकल देखने को मिल रहा है, पहले भी आया है RS वगैरह में, बड़ी एग्जाम्स में, कि भाई लोकायुक्त जो होता है ना, ये ओनली जांच करता है, नो एक्शन नहीं लेता। अब किसकी जांच कर सकता है और किसकी नहीं कर सकता, ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है MCQs में। ठीक है, सभी मंत्रियों की जांच कर सकता है, सरकारी अधिकारियों की जांच कर सकता है, IAS RS की जांच कर सकता है, जिला प्रमुख उप प्रमुख की जांच कर सकता है, प्रधान उप प्रधान की जांच कर सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, राजस्थान गवर्नमेंट की कंपनियों की भी जांच कर सकता है। किसकी जांच नहीं कर सकता? चीफ मिनिस्टर की नहीं करेगा, कोर्ट की नहीं करेगा, निर्वाचन कोर्ट से रिलेटेड कोई भी आदमी हो काम करने वाला, निर्वाचन विभाग में करने वाला कोई भी, RPSC का कोई भी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हो कोई, उसकी भी जांच नहीं कर सकता, MP की भी नहीं कर सकता, महालेखाकार की भी नहीं कर सकता। तो ये 7-8 में याद होनी चाहिए किन किन की नहीं कर सकता। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरपंच पंच और MLA के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है साहब, लेकिन प्रसंज्ञान नहीं ले सकता। ठीक है, तो शिकायत तो दर्ज कर सकता है, हालांकि इनके खिलाफ औरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकता है, पर इसमें प्रसंज्ञान नहीं ले सकता। तो मैंने आपको कंप्लीट आयोग जो राजस्थान का है, ना कि केंद्र, राजस्थान के सभी आयोगों की सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आपको क्या करना है, इनके नोट्स अपने हाथों से खुद के तरीके से पूरा लिखना है एक एक, और अगर आपको कहीं भी प्रीवियस, इसके बाद में आपको कोर्स को सॉल्व करने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बुक से आपको कंप्लीट सॉल्व करना है इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, आपसे लगभग सभी क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप टेस्ट पेपर के क्वेश्चन भी ले लीजिएगा, तो इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।